ओके जी, क्लास प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, टॉपिक जो था वो थ्योरी ऑफ फिशन, जिसको हमने बोला था बोहर व्हीलर थ्योरी। ठीक है, और हमने वाइंड अप किया था कि ये जो हमारे पास 8 स्टेजेस होती हैं, ये बेसिकली 8 स्टेजेस हैं जो कि बोहर व्हीलर थ्योरी जिसे एक्सप्लेन करती है कि जिसके अकॉर्डिंगली जो फिशन का प्रोसेस होता है कि ओरिजिनली एक जो आपका स्फेरिकल न्यूक्लियस होता है उससे किस तरह से दो जो है वो सेपरेट न्यूक्लियस जो है वो बनते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे थे, प्रीवियस लेक्चर जहाँ पे हमने वाइंड अप किया था कि इन डिफरेंट स्टेजेस पे जो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होगी। ठीक है, तो इसके लिए एक तो हम डायग्राम को डिस्कस कर रहे थे और दूसरा हम एक ग्राफ को अभी डिस्कस करेंगे। मैं वहीं से इसको स्टार्ट करूंगी, उसी टॉपिक से। यहाँ से ये फिगर जो थी वो हम डिस्कस कर रहे थे। ये हम कंसीडर कर रहे हैं कि आपके पास लैंथानम और बेरिलियम दो प्रोडक्ट्स बन रही हैं कोई भी फिशन की ना, तो इसका जो रेडियाई है लैंथानम का, इसको हमने R1 कहा, और जो आपका बेरियम है उसका जो रेडियाई है वो हमने इसको R2 कहा। और इन दोनों के दरमियान हमने कहा कि इसके सेंट्रल पॉइंट और इसके सेंट्रल पॉइंट में जो डिस्टेंस है उसको हमने स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया, और इसको हम कहते हैं दैट इज द सम ऑफ R1 प्लस R2। ठीक है, तो हम डिफरेंट स्टेजेस पे जो है वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं फिशन के। तो ये उसने यहाँ पे उसने इनके लिए ये पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की है, यानी कि जो चीज़ मैं यहाँ पे लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रही थी ये आपके सामने ई पोटेंशियल एनर्जी जो है वो यहाँ पे उसने कैलकुलेट की है। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, मैं पहले ये एग्जांपल आपको बता देती हूँ। इनके दरमियान जो डिस्टेंस बन रहा है इन दोनों को सम अप करके वो 1.46 इंटू 10⁻12 सेंटीमीटर बन रहा है। ठीक है, तो आपने जो डेफिनेशन पढ़ी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने की डेफिनेशन आपकी क्या है, Z1 Z2 ओवर, लेकिन अगर आप R को ये डिफाइन कर रहे हैं तो ये R1 प्लस R2, तो ये फार्मूला यूज करके यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो Z जो है Z1 वो लैंथानम का एटॉमिक नंबर है। ठीक है, और 35 जो है वो बेरियम का एटॉमिक नंबर है। ई जो है वो इन दोनों का जो चार्ज होगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करके जो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ रही है वो 197 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो इसी तरह उसने डिस्कस किया है कि अगर हम कंसिडर कर लें, हमने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है डिफरेंट स्टेजेस में बाय यूजिंग बोहर व्हीलर थ्योरी। यानी आपका टॉपिक सेम चल रहा है, बोहर व्हीलर थ्योरी पहले मैंने एक्सप्लेन की फर्स्ट लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में हमने क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी बाय यूजिंग बोहर व्हीलर थ्योरी और एज अ फंक्शन ऑफ डिफॉर्मेशन पैरामीटर, एज अ फंक्शन ऑफ डिफॉर्मेशन पैरामीटर। डिफॉर्मेशन पैरामीटर को हमने यहाँ पे स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, डिफॉर्मेशन पैरामीटर को हमने स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया है। तो हमने कहा था नंबर 1, जब r की वैल्यू 0 हो, r की वैल्यू 0 होने का मतलब ये है कि जब आपका डिफॉर्मेशन 0 हुआ हो, आपका जो इनिशियल स्टेट है जब आपका न्यूक्लियस जो है वो स्फेरिकल शेप में हो, तो उस वक्त जो हम पोटेंशियल एनर्जी उस वक्त पे हमारे पास जो अमाउंट अवेलेबल होगी एनर्जी की उसको हम R0 पे वो क्या है, E0 है, और उसको ये mc² वाले फार्मूला के फॉर्म में लिखा हुआ है, जिसमें MAZ रिप्रेजेंट करता है उस मैस को, उस न्यूक्लियस को जिसकी फिशन होनी है, और A1 और A2 जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं जो हमारे पास फिशन प्रोडक्ट्स आनी है। तो R0 पे, यानी R जब आपका 0 है तो उस वक्त आपके पास जो अवेलेबल एनर्जी है वो E0 है, और इसको हम ये कहते हैं कि ये कंपाउंड न्यूक्लियस जो है उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी है। ठीक है, जब यूरेनियम जो है वो किसी न्यूट्रॉन को, थर्मल न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है या कैप्चर करता है, तो उस वक्त जो एनर्जी है वो आपकी E0 है। ठीक है, उसमें हम एक्साइटेशन एनर्जी को शामिल नहीं कर रहे, इसलिए ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी कहते हैं इसको, यानी कि जो न्यूट्रॉन यूरेनियम ने कैप्चर किया है उस न्यूट्रॉन की एक्साइटेशन एनर्जी शामिल नहीं है। ठीक है, तो जिस तरह से अभी ये ऊपर कैलकुलेट की हुई है 197 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम
यूरेनियम 236 की केस में ई नॉट की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर चुके हैं 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप जरा देखें कि ये जो मेरे पास एक ग्राफ है, ये आपका एक्स एक्सिस पे क्या है, डिफॉर्मेशन पैरामीटर, और आपकी वाई एक्सिस पे क्या है, एनर्जी। अब आगे जितनी डिस्कशन होगी वो इसके बारे में होनी है, इसलिए इस ग्राफ को आप जरा ध्यान से देखें। ये जहाँ पे आपको ये डैश्ड लाइन नजर आ रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये कौन सा पॉइंट है जब आपका R किसके इक्वल है, वो R1 प्लस R2 के इक्वल है। ठीक है, ये जो इस लाइन से पीछे वाला रीजन है, ये कौन सा रीजन है, जब आपका R जो है वो स्मॉलर होगा R1 प्लस R2 से। ये कौन सा रीजन है जहाँ पे R जो है वो स्मॉलर है देन R1 प्लस R2 से। और उसके बाद नेक्स्ट रीजन हम बोलेंगे उसमें क्या है कि आपका जो R है वो ग्रेटर देन R1 प्लस R2 है। ठीक है, तो हम R इज इक्वल टू 0 की बात ऊपर कर चुके हैं कि जब R इज इक्वल टू 0 होता है तो जो एनर्जी होती है वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है, वो हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अच्छा जी, अब हम कहते हैं कि अगर पहला केस देखें कि अगर R जो है, यहाँ पे मैं आपको साथ साथ हाईलाइट भी कर देती हूँ, R जो है वो स्मॉलर देन R1 प्लस R2 हो, तो ये क्या हमें बताएगा, इफ R इज स्मॉलर देन R1 प्लस R2, तो ये हमें क्या बताएगा, डिग्री ऑफ डेविएशन ऑफ द ओरिजिनल ड्रॉप फ्रॉम इट्स स्फेरिकल शेप। जब आपका R जो है वो स्मॉलर देन सम ऑफ द टू न्यूक्लियाई के जो आपके रेडियई हैं उनसे छोटा होगा, तो आप कहेंगे कि आपको R से क्या पता चल रहा है, R की वैल्यू जो है वो क्या बताएगी कि आपका जो स्फीयर है, जो आपका ड्रॉप है, उसकी जो ओरिजिनल शेप थी वो स्फेरिकल शेप थी, वो उस स्फेरिकल शेप से कितना डिस्टॉर्ट हुआ या कितना उसने अपनी शेप को डेविएट किया, उससे कितना हटा वो। ठीक है, एक रीजन ये हो गया। ठीक है, जो मैंने अभी ऊपर आपको दिखाया। दूसरा केस क्या है कि जब R की वैल्यूज जो है वो ग्रेटर हो जाए देन R1 प्लस R2। जब R की वैल्यूज जो है वो ग्रेटर होंगी तो उस वक्त जो आपकी एनर्जी होगी, जिस तरह यहाँ पे आपने एक एनर्जी डिफाइन किया R इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, लेकिन जब हमने कहा कि R जो है वो ग्रेटर हो जाए R1 प्लस R2 पे, तो उस वक्त जो आपके पास एनर्जी होगी वो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन एनर्जी होगी, दो पॉजिटिवली चार्ज की वजह से। ठीक है, उस केस में जो एनर्जी होगी उस टाइम पे वो आपकी कौन सी होगी, वो दो पॉजिटिवली जो चार्ज आपके पास न्यूक्लियर फ्रेगमेंट्स आए हैं उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन एनर्जी होगी, और उसकी वैल्यू ये होगी Z1 Z2 ई स्क्वायर ओवर R। ठीक है, क्योंकि R जो है वो यहाँ पे ग्रेटर देन R1 प्लस R है, तो इसलिए हम यहाँ पे R लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि एनर्जी और R का जो है रिलेशन वो इनवर्स है। ठीक है, जैसे जैसे हमारा जो डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा, एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती जाएगी, और जैसे जैसे डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगा, एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी। तो इसलिए हम कंसिडर करते हैं कि एट R इज इक्वल टू इन्फिनिटी जब होगा तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि आपकी जो एनर्जी है उसको ज़ीरो कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो अब ये एक किस केस जीरो का भी आपने कंसिडर कर लिया, आपने जब कहा R इज इक्वल टू 0, फिर आपने R इज इक्वल टू जो है वो R जो वो लेस देन R1 प्लस R2 का केस देख लिया। फिर आपने ये केस देखा जब R इज ग्रेटर देन Z प्लस R1 प्लस R2। अब नेक्स्ट केस ये कि जो हमने बात की है वो जो मैंने आपको ऊपर डैश्ड लाइन दिखाई थी कि जब R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है, तो उस वक्त जो आपके पास एनर्जी होती है उसको हम कूलम एनर्जी बोलते हैं, और उस कूलम एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस फार्मूला से। यानी आप स्मॉल r की बजाय यहाँ पे आपने जो स्मॉल r लिखा था उसकी बजाय इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा R1 प्लस R2। इस कंडीशन पे जब आपके पास ये कंडीशन होती है R की वैल्यू की, तो जो एनर्जी आपके पास आती है E, वो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस पे डिपेंड नहीं करती, यानी जो कूलम फोर्सेस है ना, आपकी रिपल्सिव फोर्सेस हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, वो सिर्फ उन पे डिपेंड नहीं करती बल्कि वो सरफेस टेंशन फोर्सेस पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, यानी कि सिंपली आपने यहाँ पे आपने क्या कह दिया कि ये रिपल्शन है। ठीक है, ऊपर R इज इक्वल टू 0 पे आपने कह दिया वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है। इस केस में आपने इसको कूलम एनर्जी बोला है, लेकिन इस केस में हम ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ
रिपल्सिव फोर्सेस पे या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस पे डिपेंड नहीं करती एनर्जी की वैल्यू, बट वो सरफेस टेंशन फोर्स यानी कि जो आपकी अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, जो आपके लिक्विड को स्फेरिकल शेप में देती हैं, उन पे भी ये डिपेंड करती है। तो इसलिए एनर्जी की कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ी उतनी सिंपल नहीं होती जितनी पिछले केसेस में हम बात कर रहे हैं, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो यहाँ पे एनर्जी की हम जो कहते हैं कि एनर्जी की जो वेरिएशन है उसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है और 3 कर्व के साथ रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो अच्छा जी, अब आप जरा देखिएगा, दोबारा से मैं आपको एक दफा फिगर शो करवा देती हूँ। ये वाली, अभी आपने ये ध्यान से ज़हन में रखना ताकि हम अगली डिस्कशन कर रहे हैं। एक आपके पास ये कर्व है, ठीक है, कर्व 1, ये हमारी कर्व 2 है और ये हमारी कर्व 3 है। ठीक है, ये किसकी वेरिएशन है? एनर्जी की वेरिएशन। ठीक है, इस पॉइंट को उसने कहा कि यहाँ पे जो एनर्जी है उसको उसने कूलम एनर्जी का नाम दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास 3 रीजन है। अब इन तीनों रीजन्स को हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिफाइन करेंगे, यानी कि रीजन 1 में कौन से न्यूक्लियाई आएंगे, रीजन 2 में कौन से न्यूक्लियाई जो है वो आते हैं, और उनमें से कौन सा रीजन जो है या कौन सी एनर्जीज जो हैं वो फिशन के लिए ज़रूरी हैं। अब इसमें जो रीजन 1 की हम बात कर रहे हैं, रीजन 1 है, ये टाइप 1 है, इसमें वो न्यूक्लियाई शामिल होते हैं जिनका जो मैस नंबर होता है वो ग्रेटर देन 100 होता है। ठीक है, रीजन ये आपके 3 रीजन मेंशन कर दिए मैं, और एनर्जी की रेंज के हिसाब से जो फर्स्ट रीजन में कौन से न्यूक्लियाई आते हैं जिनका जो मैस नंबर होता है वो ग्रेटर देन 100 होता है, और उनके लिए जो उनकी जो ई नॉट होती है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है, वो 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है और स्मॉलर देन ईसी होती है। स्मॉलर देन ईसी का मतलब कूलम एनर्जी से वो कम होती है। अगेन मुझे फिगर पे जाना पड़ेगा आपको दिखाने के लिए। ये देखें, ये आपका फर्स्ट कर्व है, आपका फर्स्ट रीजन है, इनकी जो ई नॉट होगी वो ये आपकी ईसी है, ये ईसी से कम होती है। तो कितनी वैल्यू हमने बताई उसकी? ई नॉट की वैल्यू जो है वो होती है 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसमें कौन से न्यूक्लियाई शामिल है जिनका मैस नंबर ग्रेटर देन 100 होता है। ठीक है, फिर हैवियर न्यूक्लियाई, फॉर एग्जांपल यूरेनियम है, प्लूटोनियम, थोरियम, इनको हम टाइप 2 में कंसिडर करते हैं। ठीक है, और टाइप 2 में जो एनर्जी है वो देखें, ई सी माइनस ई नॉट इज अबाउट 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ई सी से कितनी कम होती है ये ई नॉट? 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगेन डायग्राम में देखें, ये आपका ई सी का पॉइंट है यानी कूलम एनर्जी, और ये आपका पॉइंट है टाइप 2 रीजन जहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये इससे स्लाइटली कम है। ठीक है, टाइप 2 में आपके हैवी न्यूक्लियाई हमने कहा शामिल है यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम, और उनके लिए जो ई नॉट है वो स्लाइटली कम है ईसी से, यानी कितनी कम है? अबाउट 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उससे भी हैवियर एलिमेंट्स की तरफ चले जाएं, हैवियर न्यूक्लियाई जो हैं उनके लिए हम कह सकते हैं कि उनकी जो वैल्यू है ई नॉट की वो ग्रेटर देन ई सी होती है, जैसे कि हमने ऊपर थर्ड कर्व देखी है वो ई सी से ऊपर जाके है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियाई होते हैं टाइप 3 के, इनके लिए हम कहते हैं कि फिशन जो है, इनमें फिशन होने के, स्पॉन्टेनियस फिशन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, वो ज़्यादा लाइफ टाइम के लिए स्टे नहीं करते। ज़रा यहाँ पे देखें, ये आपकी एनर्जीज, ये मैंने आपको बताया था वाई एक्सिस जो है वो एनर्जी वेरिएशन को शो कर रहा है। ठीक है, और आपका जो एक्स एक्सिस है वो सेपरेशन को शो कर रहा है। ठीक है, जो दो न्यूक्लियर के दरमियान सेपरेशन है। तो ये जो आपकी थर्ड कर्व है, ये थर्ड टाइप ऑफ न्यूक्लियाई जिसमें आपके हैवियर न्यूक्लियाई हैं, इनमें जो ई नॉट की वैल्यू होती है वो ई सी से ग्रेटर होती है, और इन न्यूक्लियाई के बारे में ये कहा जाता है कि इनमें स्पॉन्टेनियस फिशन यानी कि अपने आप फिशन होने की जो एबिलिटी और प्रोबेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, यानी कि इसमें थ्रेशोल्ड का फिनोमिना नहीं होता, मींस कि इनको एक्सटर्नली एनर्जी देनी नहीं पड़ती, क्योंकि इनका लाइफ टाइम जो होता है वो ज़्यादा नहीं होता, थोड़ी देर के लिए स्टे करते हैं और उसके बाद ये स्पॉन्टेनियसली जो है ना फिशन करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि टाइप 3 है
वो ऐसे न्यूक्लियाई हैं जो फिशन कर सकते हैं। लेकिन टाइप 2 को अगर आपने देखा होगा, टाइप 2 में हमने ये बात की थी कि ईसी से जो ई नॉट है वो बहुत स्लाइटली कम है, जस्ट 6 मेगा इलेक्ट्रॉन का फर्क है। तो ये टाइप 2 जो है, इनके बारे में भी कहा जा सकता है क्वांटमिकली कि इनमें भी क्वांटम मैकेनिकली प्रोबेबिलिटी होती है कि ये फिशन कर सकें। ठीक है, क्वांटम मैकेनिकली मीन कि क्लासिकली तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये स्टेबल हैं, ये फिशन नहीं कर सकते। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में जिस तरह से आपने अल्फा थ्योरी पढ़ी थी न्यूक्लियर फिजिक्स 1 में, आपने अल्फा डिके पढ़ा था कि क्लासिकली तो अल्फा पार्टिकल जो हैं वो रिलीज नहीं हो सकते न्यूक्लियस से, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली प्रोबेबिलिटी होती है कि वो लीक कर जाते हैं पोटेंशियल वेल से। तो इसी तरह यहाँ पे फिशन होने का मतलब क्या है? प्रोडक्ट्स का बनना, प्रोडक्ट्स का लीक होना। तो क्वांटम मैकेनिकली जो पॉसिबिलिटी होती है कि फिशन का फिनोमिना जो होगा, यानी कि जो प्रोडक्ट्स उसकी बनेंगी, वो इतना जो बैरियर है कूलम एनर्जी का 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, वो बैरियर ओवरकम कर लेगी और वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो फ्री हो जाएंगे। ठीक है, तो यूरेनियम 238 के बारे में कहा जाता है कि 25 इसकी जो है ना वो स्पॉन्टेनियस फिशंस होती हैं पर ग्राम पर आवर में। ठीक है, और इसका जो हाफ लाइफ होता है इसके प्रोसेस का, यानी कि कितने टाइम के बाद, वो 10⁻17 ईयर इसका हाफ लाइफ है। अब यहाँ पे मैं दो टर्म्स की बात करूंगी। एक लफ्ज यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ एक्टिवेशन एनर्जी, और दूसरी टर्म मैं यूज करूंगी एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, एक है एक्टिवेशन एनर्जी और दूसरी है एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, हमने अभी तक जो पढ़ा है कि कोई भी कंपाउंड न्यूक्लियस जब बनता है तो जो उसकी एक्साइटेशन एनर्जी होती है, जब वो कंसंट्रेट करती है किसी एक न्यूक्लियाई पे या नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज पे, तो वो आपका कंपाउंड न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में होता है और वो डिके हो जाता है। ठीक है, तो वो हम यूज कर रहे हैं एक्साइटेशन एनर्जी को डिके के लिए। लेकिन यहाँ पे हम बोहर व्हीलर थ्योरी में हमें जो कॉन्सेप्ट मिलता है वो एक्टिवेशन एनर्जी का मिलता है। एक्टिवेशन एनर्जी वो क्या होती है? वो डिफरेंस होती है कूलम एनर्जी और जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है उसका। और ये एक्टिवेशन एनर्जी किस लिए रिक्वायर होती है? एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द फिनोमिना ऑफ फिशन, यानी फिशन को स्टार्ट करने के लिए। अब अभी जो मैंने ऊपर 3 रीजन डिस्कस किए हैं, 1 2 3, 3 रीजन के बारे में हमने ये कहा था कि ये तो स्पॉन्टेनियसली इनमें फिशन हो जाती है। ठीक है, खुद ब खुद वो अपने लाइफ टाइम के बाद डिके हो जाते हैं। लेकिन जो रीजन 2 है उसमें हमने कहा था कि क्वांटम मैकेनिकली उसमें भी फिशन की प्रोबेबिलिटी है। वैसे तो वो स्टेबल है लेकिन उनमें फिशन हो सकती है। तो आपके अकॉर्डिंग टू द बोहर वेलर थ्योरी, जो रीजन 2 के न्यूक्लियाई हैं उनमें फिशन होने के लिए उनको एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो सेम वही काम करेगी यहाँ पे जो नॉर्मली डिके में एक्साइटेशन एनर्जी करती है। एक्साइटेशन एनर्जी हम देते हैं गैमा रे, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन या उसके केस में। ठीक है, तो एक्साइटेशन एनर्जी जो है वो हम कहाँ से फाइंड आउट करते हैं? एक्साइटेशन एनर्जी का फार्मूला हमने ड्राइव किया हुआ है कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी में, और हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं सेमी एम्पेरिकल जो हमारा मैथ्स फार्मूला है उससे यूज़ करके। बाइंडिंग एनर्जी के फार्मूले से हम एक्साइटेशन एनर्जी जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, जब हमारा कोई भी कंपाउंड न्यूक्लियस बनता है, जब भी आप कोई न्यूट्रॉन फास्ट या स्लो उस पर स्ट्राइक करवाते हैं और कंपाउंड न्यूक्लियस आपके पास बन जाता है, तो आपकी जो लास्ट न्यूट्रॉन होता है उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो स्लाइटली डिफरेंट होती है एक्साइटेशन एनर्जी से। ठीक है, यहाँ पे देखें ज़रा, कैलकुलेट की हुई है यूरेनियम 236 के लिए। ये यूरेनियम का मैच कितना है, मैच ऑफ द न्यूट्रॉन कितना है, ये आपके पास बन गया डिफरेंस दोनों का। मैस ऑफ द यूरेनियम 235 और मैस ऑफ द न्यूट्रॉन, जब इसने ये कैप्चर किया तो ये आपके पास बन गया टोटल मैस कंपाउंड न्यूक्लियस का। ठीक है, इसको उसने कन्वर्ट किया एएमयू में, और ये आपके पास अवेलेबल एनर्जी जो है वो इतनी आ गई 6.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपने इस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, आगे बहुत सारे उनकी कैलकुलेट भी की हुई है। अब मैंने यहाँ पे जो दो नाम लिए हैं ज़रा यहाँ पे देखें, ये एक कॉलम है एक्साइटेशन एनर्जी का
और ये है एक कॉलम एक्टिवेशन एनर्जी का। एक्साइटेशन एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी इन दोनों की बेस पे डिफरेंट न्यूक्लियाई के बारे में डिसाइड होता है कि कौन से न्यूक्लियाई फिशन करेंगे और कौन से न्यूक्लियाई जो है वो फिशन नहीं करते। अब यूरेनियम 235, 33 और 39, इनके बारे में अगर आप देखें 35, 33 और 39, 35, 33 और 39, इसमें एक्साइटेशन एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द एक्टिवेशन एनर्जी 33 की। 35 में देखें एक्साइटेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा है एक्टिवेशन एनर्जी से। इसी तरह आपका जो पोलोनियम 239 है, इसकी एक्साइटेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा है एक्टिवेशन एनर्जी से। तो ये वो न्यूक्लियाई हैं जिनकी एक्साइटेशन एनर्जी जो होती है वो ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू द एक्टिवेशन एनर्जी। तो इन न्यूक्लियाई की जो फिशन होती है वो थर्मल न्यूट्रॉन्स के साथ होती है, ठीक है। और इनका जो थर्मल फिशन होने का क्रॉस सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। यूरेनियम 235 और 239 का देखें 577 बार्न्स और 742 बार्न्स है फिशन होने का, ठीक है। अब ज़रा यूरेनियम 238 और थोरियम 233 में देखें। यूरेनियम 238 में देखें एक्साइटेशन एनर्जी इज़ लेस देन द एक्टिवेशन एनर्जी। थोरियम 232 में देखें एक्साइटेशन एनर्जी इज़ लेस देन द एक्टिवेशन एनर्जी। अब इन दोनों केसेस में जो एक्साइटेशन एनर्जी है वो स्मॉलर है एक्टिवेशन एनर्जी से, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों न्यूक्लियाई जो हैं ये थर्मल न्यूट्रॉन के साथ फिशन नहीं कर सकते। ये पहले भी बात डिस्कस हो गई है, यानी कि जब हमने फिशन का फिनोमिना डिस्कस किया कि फिशन कौन से न्यूक्लियाई की फिशन फास्ट के साथ होती है और कौन से स्लो के साथ, तो ये पहले हमने ये बात की है। लेकिन बोहर-वेलर थ्योरी इसको कंफर्म कर रही है। बोहर थ्योरी जो है वो कंपेयर कर रही है एक्साइटेशन और एक्टिवेशन एनर्जी और उसकी बेस पे ये डिसाइड कर रही है कि इन दोनों न्यूक्लियाई की जो फिशन है वो थर्मल न्यूट्रॉन्स के साथ नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि इन न्यूक्लियाई में फिशन इंड्यूस करने के लिए थ्रेशहोल्ड का फिनोमिना होना ज़रूरी है, यानी इनको एक्सटर्नली एनर्जी देनी पड़ेगी। इनके न्यूट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी तो ही फिशन का फिनोमिना होगा। मीन्स कि ये फिर स्पॉन्टेनियस फिनोमिना नहीं होगा, इसमें आपको एक्सटर्नली एनर्जी देनी पड़ती है। अच्छा, एक और हमें यहाँ पे केस नज़र आएगा। अब नेप्टोनियम का केस देखिए। नेप्टूनियम जो है 238, इसमें एक्साइटेशन एनर्जी कितनी है 5 और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो 4 है। क्लास मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका डिस्कस करेंगे, जो थोड़ी बहुत डिस्कशन जो है बोहर व्हीलर थ्योरी की एक्टिवेशन और एक्साइटेशन एनर्जी के बेस में जो वो डिस्कशन कर रहा है, ठीक है। मतलब अभी जितना हमने डिस्कस किया है उसमें हमने डिफरेंट स्टेजेस पे एनर्जीज कैलकुलेट की हैं, डिफरेंट स्टेजेस में उस एनर्जी को डिस्कस किया है। नॉट पे आर इज इक्वल टू 1 + R1 + R2 पे डिस्कस किया है। उससे स्मॉलर जब आपका आर था तब, ग्रेटर आर था तब किस किस्म की एनर्जी थी, और फिर हमने डिफाइन किया उसको जनरली कि हम एनर्जी को कूलम एनर्जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ईसी से। अब कूलम एनर्जी की बेस पे हमने 3 रीजन जो है वो कर्व के डिफाइन किए हैं कि मतलब उसकी बेस पे कौन से जो है न्यूक्लियाई वो स्पॉन्टेनियस फिशन करेंगे और कौन से जो है वो स्पॉन्टेनियस फिशन नहीं करेंगे। तो जब स्पॉन्टेनियस फिशन नहीं कर सकते तो उनकी जो है वो फिशन किस तरह से पॉसिबल है, बाय कंसिडरिंग एक्टिवेशन और एक्साइटेशन एनर्जी थ्रेशहोल्ड के फिनोमिना से जो उन न्यूक्लियाई की फिशन जो है वो कर सकते हैं कि जहाँ फिशन होने की प्रोबेबिलिटी है। उसमें अभी हमने डिस्कस किया कि जो आपकी कर्व टाइप 2 वाले न्यूक्लियाई हैं, जो ग्रुप 2 है उस वाले न्यूक्लियाई में, क्योंकि आपकी एक्टिवेशन जो कूलम एनर्जी है और जो आपकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी है उनमें जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। तो अगर आप उनके न्यूट्रॉन को थ्रेशहोल्ड एनर्जी दे दें या काइनेटिक एनर्जी दे दें वहाँ पे एक्स्ट्रा, तो वहाँ पे भी फिशन होने की प्रोबेबिलिटी मौजूद है, ठीक है। अब ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं इनमें अगर कोई वायलेशंस हो रही हैं या फिर इसमें अगर कोई डिफेक्ट्स हैं तो बोहर व्हीलर थ्योरी में कुछ
लिमिटेशंस हैं वो मैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना वो आपको डिस्कस करके रिकॉर्डिंग शेयर करूँगी।